नमस्कार। यहाँ मौजूद सभी माननीय गणों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा वशिष्ठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विषय की छात्रा हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा भाग 27 में आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय मजदूरों के कानूनी अधिकार, समस्याएं एवं समाधान है, जिस पर आज के हमारे विशेषज्ञ वक्ता श्री विवेक खन्ना जी हम सभी को विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे हम सभी लाभान्वित होंगे। आज के हमारे मुख्य वक्ता तथा विशेषज्ञ वक्ता श्री विवेक खन्ना जी हैं। वे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव और सीनियर सिविल जज एवं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। मैं उनका उमंग फाउंडेशन की ओर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। मैं आज के मुख्य वक्ता और विशेषज्ञ वक्ता श्री विवेक खन्ना जी का उमंग फाउंडेशन के इस 27वें संस्करण में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये कार्यक्रम पिछले लगभग 6.5 महीने से लगातार चल रहा है। हम एक वीकली वेबिनार करते हैं जिसमें काफी विषय हम मानवाधिकार से संबंधित अभी तक उठा चुके हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर, वीमेन, चिल्ड्रन, हमारे अनाथ बच्चे और लीगल सर्विस अथॉरिटी पे भी हमारे साथ जुड़े थे श्री प्रेमपाल रांटा जी, जो कि हमारे सचिव हैं स्टेट के। और इस तरीके से ड्रग्स एंड ह्यूमन राइट्स भी हमने किया था, जिसमें ओपी शर्मा जी थे। मरीजों के अधिकार में हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर उमेश भारती जी जुड़े थे। इस प्रकार के हमने काफी, आप समझ सकते हैं, सारे जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, कि 26 एपिसोड हमारे कितने अच्छे गए, और जिसमें हमने महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भी उठाया। इस प्रकार के काफी अच्छे रहे। आज का हम विषय काफी दिनों से सोच रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई उपयुक्त कोई रिसोर्स पर्सन नहीं थे। तो अपने मित्र श्री प्रेमपाल रांटा जी से, तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया कि अपने किसी साथी से आप रिक्वेस्ट करें कि हमारे 1 घंटे के कार्यक्रम में हमारे साथ आएं। और जो युवा हमारे साथ जुड़ते हैं, जो सिर्फ हिमाचल के नहीं होते हैं, हमारे साथ लगते राज्यों के और बिहार और झारखंड के भी होते हैं, छत्तीसगढ़ के भी होते हैं, ये लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आप हमें कोई ऐसा रिसोर्स पर्सन बताएं जो ऐसे लर्नेड व्यक्ति हों। तो उन्होंने हमें सुझाव दिया कि श्री विवेक खन्ना जी बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं, और आप जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सीनियर सिविल जज के पद पर कार्यरत हैं। आपका जन्म 1977 में 1977 में हुआ, और आपकी कुछ पढ़ाई हिमाचल में हुई, बचपन से ठियोग के पास गांव में। उसके बाद आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन की, और बाद में ये हिमाचल की जुडिशरी का पार्ट बन गए। कई जगह पर आप रहे, और ऊना में भी रहे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। और आपका योगदान जुडिशरी में लोगों को जागरूक करने के बारे में भी है, क्योंकि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी उन लोगों को जागरूक करती है जिनको कानून की जानकारी नहीं है। उनके लिए वह साधन उपलब्ध कराती है कि वो न्याय पा सके। जैसा कि हमें श्री रांटा जी ने अपने संबोधन में हमारे साथ जुड़ करके बताया था कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई हमारे जो साथी क्या कहते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, और जो बुजुर्ग हैं जिनकी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से आय कम है, और जो ट्रांसजेंडर हैं, यानी कि जो वीकर सेक्शन के हैं, जिसमें एससी और एसटी भी आते हैं, इन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। और उसके लिए सारे प्रबंध डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सब डिवीजन की अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी करती है। और नेशनल लेवल पर भी इसी प्रकार का एक एक्ट है, जिसके तहत नेशनल अथॉरिटी से लेकर के सब डिवीजन तक कार्य का जो है बंटवारा है।
तो एक विद्वान न्यायाधीश हमारे बीच में हैं और मुझे लगता है कि हम जिस प्रकार से अपने युवाओं को इस मानवाधिकार जागरूकता के कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं, वो एक यूनिक बात है, क्योंकि पूरे देश भर के जब मैं नेट पर जो है देखता हूँ, सर्फिंग करता हूँ, इस प्रकार के कहीं पर भी वीकली प्रोग्राम्स अभी तक नहीं चले हैं। हम लोग क्या चाहते हैं, मैं श्री खनाल जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। ये इसमें एकेडमिक इनपुट तो थोड़ा होना चाहिए, जो कि हम सारे जितने हमारे एक्सपर्ट आए, लेकिन हमारा मुख्य ध्येय किसी को इस पर रिसर्च में हेल्प करना तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने में हेल्प हो जाए, वो भी ठीक है। एक अच्छा इंसान बनने की तरफ हमारे बच्चे प्रेरित हों और साथ ही कहीं पर उनको सामने कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिखते हैं, किसी बच्चे के, किसी महिला के, किसी सड़क पर घूमने वाले बेसहारा मनोरोगी के, किसी ट्रांसजेंडर के, किसी बुजुर्ग के, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के जो एससी है, एसटी है, या किसी भी दुर्बल व्यक्ति का है, तो उसको ये पता चल रहे कि उसे क्या कदम उठाने हैं। और इसी में हमारे मजदूर भी आते हैं, जो कि 2 सेक्टर होते हैं मजदूरों के, जो आप बताएंगे। लेकिन जो मजदूर बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके बच्चे बिल्कुल परेशानी की हालत में रहते हैं, हालांकि हम अगर देखें तो उन्हीं मजदूरों के खून पसीने से हमें विकास की ऊंचाइयां दिखती हैं, लेकिन हमें जब उनकी हालत को देखना होता है तो हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। हम कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, क्योंकि ये यूथ में एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर हम चैनलाइज कर पाए तो हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आ सकती है। हम तो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, बड़ा विनम्र प्रयास है कि यूथ हमारे साथ जुड़ करके थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये सेक्शंस भी सोसाइटी के हैं जिनके लिए मेरा भी कोई दायित्व है। और आजादी के अमृत महोत्सव में जब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों को, अपने नेशनल मूवमेंट को, अपने क्रांतिकारियों को भी याद कर रहे हैं, तो हमें ये भी याद रहे कि आजादी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग अपने को सुरक्षित ना समझे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि का, मुख्य वक्ता का, श्री विवेक खनाल जी का, जो कि एक विद्वान न्यायाधीश हैं और आज हमारे लिए रिसोर्स पर्सन है, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का टेक अवे हमारे सारे बच्चों के लिए, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम सबके लिए काफी अच्छा होगा। और जो एक्सपोजर हमें मिलेगा वो हमें एकेडमिक्स में तो काम आएगा, साथ ही हमें समाज में इस वर्ग के लिए कुछ बेहतर करने की एक राह भी दिखाएगा। आपका एक बार फिर धन्यवाद। दीक्षा, जी सर। स्टार्ट करो बेटा। जी, अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे आज के मुख्य वक्ता विवेक खनाल जी से कि वो आए और हमें कृपा करके हम सभी का मार्गदर्शन करें और हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करें। आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी, शर्मा जी, जिनसे कनेक्ट करने के बारे में मेरी अभी बात हुई थी, दीक्षा जी और बाकी सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप सभी तक ठीक ढंग से पहुंच रही है। जैसे कि अजय जी ने बताया, आजादी के अमृत महोत्सव के वजह से ही ये मुहिम शुरू हुई है और ये निरंतर हफ्ता दर हफ्ता आप लोग इस तरह के वेबिनार रेलेवेंट टॉपिक्स पे करते हैं। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे एक दिन पहले ही पता चला कि यहाँ पर मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, तो खास तौर पे ये बात सुन के कि आजादी के अमृत महोत्सव की वजह से ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब हमने आजादी का अमृत महोत्सव अक्टूबर में एक 42 दिनों का प्रोग्राम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने हम लोगों को भी दिया था, उसमें उस वक्त मैं
सेक्रेटरी DLS ऊना था और उस वक्त हम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर ऊना के हर एक गांव तक कानूनी साक्षरता की मुहिम को पहुंचाने की कोशिश की, अपनी टीम्स के साथ, पैरालीगल वॉलंटियर्स के साथ, रिटेनर्स जो कि लॉयर्स होते हैं, हमारे साथ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के साथ काम करना चाहते हैं। और मैं खुद, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। लगभग हम 1.25 लाख लोगों तक ऊना जिले में पहुंच सके और उनको ये बता सके कि लीगल सर्विसेज किस किस तरीके से अथॉरिटीज उनके काम आ सकती है। इस कड़ी में एज ए पार्टिसिपेंट जुड़ने के लिए और भी मजा आ रहा है, थैंक्स टू अजय जी। जैसे ही लेबर लॉज की बात आती है, मजदूरों के अधिकारों की बात आती है, तो मैं सच बताऊं तो मुझे शुरू में डर भी लगा। डर इन द सेंस कि जब मैं पढ़ने लगा लेबरर्स के अधिकारों के बारे में, मजदूरों के अधिकारों के बारे में बताना है मुझे, और मैं किताबें देखने लगा, तो कुछ आइडिया पहले भी था, लेकिन आश्चर्य भी हुआ कि लगभग 27-28 ऐसे कानून है भारत सरकार के और हिमाचल सरकार के जो मजदूरों के अधिकारों के बारे में बनाए गए हैं। 27-28 कानून, बड़े बड़े कानून, जिसे पढ़कर हमें भी कई साल लग जाएंगे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि किस प्रकार से इसकी इम्प्लीमेंटेबिलिटी मौके पर किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए, ताकि आम मजदूर तक उसके भले के लिए, उसके वेलफेयर के लिए जो कानून बनाए गए, उसके प्रावधानों का फायदा उस धरातल पर रहने वाले व्यक्ति के लिए किस प्रकार से किया जाए। अब जैसा भारतवर्ष में या कहीं और भी ऐसा चल रहा है कि कानून तो हम लोग बड़े भारी बना देते हैं, लेकिन कानून बनाना तो सिर्फ एक शुरुआत होता है किसी समस्या को रिकॉग्नाइज करने के तरफ। असली काम तो उसके बाद उसके तहत नियम बनाना, रेगुलेशंस बनाना, और उसके बाद किस प्रकार से उस आम व्यक्ति को वो सारे कानूनों के प्रावधानों का फायदा मिले, सही मायने में धरातल पर कैसे उसके जीवन में किसी प्रकार का हम बदलाव ला पाएंगे कोशिश करके। सही मायने में वो सारी जो ये व्यवस्था है, सारा सिस्टम है, तभी कारगर साबित होगा जब कुछ ना कुछ हम आम मजदूर के जीवन में कोई चेंज ला सके, कोई अच्छी चीज उसके जीवन में पहुंचा सके। तो मेनली अगर मजदूरों के अधिकारों की बात की जाए तो मोटे मोटे तौर पर मजदूर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में मुख्य रूप से हम विभाजित किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड जो संगठित क्षेत्र है, उसके बारे में तो कई प्रावधान शुरू से, यूं कहिए कि आजादी के बाद से ही मुहिम चलती रही, कोशिशें होती रही कि उनके लिए कानून बनाए जाए, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अधिकार को एक्सप्लेन करने के लिए, और ऐसी व्यवस्थाएं दी गई जिस वजह से कुछ ना कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान किए जाए ताकि उन्हें कुछ फायदा पहुंचा सके। तो पहले मैं थोड़ा सा जनरल जो लेबर लॉज है, बहुत ज्यादा श्रेणी है, छोटे छोटे मोटे मोटे तौर पर एक एक लाइन पे उनके बारे में बताना चाहूंगा। डिटेल्स में तो जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे शुरू में बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट भी बना, बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए जो एक पुरानी प्रथा थी। उसके साथ साथ 1970 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट भी बना, जिसके तहत कई कानूनों के दिए हुए प्रावधानों के तहत ये व्यवस्था दी गई, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है, उसकी डेफिनेशन जो वर्कर की है, एक मजदूर की जो परिभाषा उसमें दी गई है, उसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के प्रावधानों को जोड़ते हुए ये व्यवस्था दी गई कि चाहे कोई मजदूर डायरेक्टली किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय किया है या किसी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के थ्रू, उसको जो भी फायदे कानून के प्रावधानों के तहत दिए जाने हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अधिकारों को दिलाने की राह में कोई ये बात रोड़ा नहीं अटका सकती कि वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से सेवाएं दे रहा है या डायरेक्टली एम्प्लॉय ने उसे
एम्प्लॉय किया है। इस प्रकार से कई और भी प्रावधान है, जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट भी बनाया गया 1986 में। उससे पहले बच्चों से मजदूरी कराने के बारे में कोई ठोस कानूनी प्रावधान नहीं थे, जिस वजह से छोटे बच्चे जिनको मजदूरी में ना लगाया जाए, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था, उसका प्रोविजन किया गया। इसमें 14 साल कंप्लीट हुए बच्चों से किसी प्रकार से काम कराया जाएगा, उसकी कंडीशंस को रेगुलेट किया गया, और साथ ही साथ प्रोविजन भी दी गई कि बच्चों को कैसे कैसे काम में नहीं लगाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज उसमें स्पेसिफाई की गई, जैसे रेलवे के ट्रांसपोर्ट में कहीं पर अंगारों वगैरह से ऐसे संस्थान जहां पर फ्लाई ऐश या सिंडर्स अंगारों वगैरह से काम चलता है, बच्चों को वहां काम नहीं करवाया जा सकता है। रेलवे की कैटरिंग में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं कराई जा सकती है। रेलवे से संबंधित कंस्ट्रक्शन पे नहीं कराया जा सकता है। बंदरगाहों में उनसे काम नहीं कराया जाएगा। बीड़ी बनाने के काम में, कारपेट मेकिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चर, प्रिंटिंग, डाइंग या कोई बड़ी मेगा कटिंग के जो काम है उसमें नहीं कराया जाएगा। साबुन बनाने वाले कारखानों में नहीं बनाया जाएगा। टैनिंग, जो वूल क्लीनिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, स्लॉटर हाउस, या जो नोटिफाइड डेंजरस ऑपरेशंस होते हैं, खतरनाक ऐसे काम, नोटिफाइड खतरनाक कार्यकलाप, ऐसे जगह पर भी बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। और कई और तरह, मतलब ऐसे कोई भी ऐसा कार्यकलाप जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए उसका काम करना ठीक नहीं है, वहां पर प्रोहिबिशन किया गया, मनाही की गई कि बच्चों से ऐसे किसी भी, जो मैंने अभी बात बताई, ऐसे किसी भी कार्य में बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। जहां तक जिन बच्चों से 14 साल से ज्यादा बच्चों से जहां पर काम करवाया जाएगा, उसको रेगुलेट भी किया गया, जैसे कि 7 बजे शाम से लेकर सुबह के 8 बजे तक बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। बच्चों से ओवर टाइम नहीं कराया जाएगा। बच्चों से 3 घंटे काम कराने के बाद 1 घंटे का इंटरवल आराम दिया जाएगा। और स्प्रेड ओवर जो होता है, किन्हीं सर्कमस्टांसिस में ज्यादा से ज्यादा कितना काम कराया जाएगा, 6 घंटों से ज्यादा स्प्रेड ओवर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार और कई प्रावधान किए गए। ये शुरुआत के जो ज्यादातर प्रोविजन जिनकी मैं अब बात कर रहा हूं, ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से संबंधित ज्यादातर है, लेकिन लेबर लॉज को समझने के लिए नहीं भी थोड़ा सा इनके बारे में बात करना जरूरी है। इनसे बात करने के बाद मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में क्या प्रोविजंस है, उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में बात करूंगा दूसरे चरण में। और उसके बाद मैं, क्योंकि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में काम कर रहा हूं बतौर अतिरिक्त सचिव, तो हम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो काम करती है वो 1987 के कानून के प्रावधान के तहत काम करती है। उसका पूरा नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। उसके तहत हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक नालसा की स्कीम 2015 की बनाई गई है, जैसे कि मेरे नजरिए में वो एक हिसाब से किस प्रकार से हम मजदूरों की मदद कर सकते हैं, या रेमेडीज किस प्रकार से प्रोवाइड की जा सकती है कानून के तहत जो उनके भले के लिए प्रावधान किए गए मजदूरों के लिए, वो तो मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में है। तीसरे चरण में उसके बारे में बात करूंगा, ताकि आप लोगों को मोटा मोटा तौर पर मैं लेबर लॉस के बारे में बता सकूं। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो जनरल कानून है, जो खूब सारे कानून हैं, सबके बारे में बात करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। मैं थोड़ा थोड़ा एक दो लाइंस में बाकी और किस किस तरह के कानूनी प्रावधान है, कानून है, उसके बारे में अभी कंटिन्यू करता हूँ। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट भी 1952 का है, जिसमें प्रोविडेंट फंड संबंधित प्रोविजन किए गए हैं। ऐसे संस्थान या फैक्ट्रीज जिसमें 20 या उससे ज्यादा मजदूरों से काम कराया जाता है, उस पर ये लागू होता है। शुरुआत में
एक प्रोविजन था इन्फेंसी बेनिफिट। ऐसी फैक्ट्रीज या एंटरप्राइजेस जिनको शुरुआत के कुछ सालों के लिए इस कानून के प्रोविजंस से बाहर रख दिया जाता था, चाहे उसमें मजदूर ज्यादा ही क्यों ना काम करते हो। लेकिन 1997 के बाद, सितंबर 1997 के बाद, वो जिसका नाम कहा जाता था इन्फेंसी बेनिफिट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 सालों के लिए कुछ एक एंटरप्राइजेस को जो एक छुटकारा दिया जाता था इस कानून के प्रावधानों के लागू ना होने से 3 साल तक, उसको बंद कर दिया गया है। और इस कानून के तहत जो भी एम्प्लॉयर है वो जो है कमिश्नर को, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को हर एक महीने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर एक स्टेटमेंट देता है जिसे रिटर्न इन फॉर्म 5 बोले जाते हैं, ताकि वो ये बता सके, क्रॉस चेक करने के लिए जो संस्थागत जो इस कानून के प्रावधान के तहत ऑफिसर्स की श्रेणी बनाई गई है, ताकि वो क्रॉस चेक कर सके कि कहीं पर कोई भी संस्थान मजदूरों के जो प्रोविडेंट फंड के हक के बारे में एक प्रोविजन बनाया गया उसका कहीं कोई अवहेलना तो नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम भी है 1995 की। उसके बाद और आ गया एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये ऐसे कामगारों पर लागू होता है, ऐसे संस्थानों पर लागू होता है जिसमें कम से कम 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। इसके लिए पहले लगभग 2010 के आसपास का रिवीजन हुआ था। उसमें 15,000 तक की अर्निंग वाले कामगार इसके लिए टाइटल्ड होते थे। बाद में ये इसकी जो लिमिट है 21,000 पर मंथ की सैलरी वाले कामगार भी इसमें टाइटल्ड है। बाकी कई तरह के और प्रोविजंस भी बनाए गए, जैसे एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट 1938 भी एक कानून है जो कि लेबर लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी हादसा होने की सूरत में एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी को स्थापित करने के लिए, ताकि वो किसी प्रकार से बच ना सके किसी एक्सक्यूज, वो स्थापित की गई। और 1976 में एक बहुत बढ़िया कानून बनाया गया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। आदमी और औरत को एक जैसे काम करने के लिए एक समान मजदूरी मिलेगी। तो इस प्रकार के जो मैं प्रोविजंस बता रहा हूँ, इसमें किसी न किसी मजदूरों के हक को स्थापित किया गया है और व्यवस्था भी दी गई है। ऐसे ऑफिसेज भी स्टैब्लिश किए गए हैं। अगर कहीं पर इस अधिकारों की अवहेलना होती है तो उसके लिए रेमेडी, लीगल रेमेडी के प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। फैक्ट्रीज एक्ट जो मेनली हमें काफी डेफिनेशंस जो मजदूरों से संबंधित अधिकारों के बारे में कई जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती, शब्द यूज किए जाते हैं, वो ज्यादातर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में भी परिभाषित किए गए हैं। इसका बेसिक मेन मुद्दा, क्यों ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बनाया गया, इसलिए बनाया गया था ताकि सुरक्षा प्रावधान जो है मजदूरों की सेहत और भले के लिए जो काम हो फैक्ट्रीज वगैरह में, उसके बारे में प्रोविजंस बनाने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट पास किया गया था। और साथ ही साथ एक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, उसको भी बनाया गया था इसलिए ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो झगड़े हो उनको बहुत अच्छे ढंग से निपटाने के लिए एक व्यवस्था दी जाए, ताकि उस वजह से ऐसा ना हो कि मजदूरी ना मिले और ऐसा ना हो कि कोई छोटी दिक्कतें बड़ी बन जाए, तो उसकी व्यवस्था की गई है। कुछ एक मजदूरों के अधिकारों को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक बहुत अच्छा और प्रावधान है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसमें 12 हफ्तों तक की मैक्सिमम लिमिट तक का मैटरनिटी रिलीफ मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे के होने के बाद, या इस तरह से संबंधित जो भी कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस या कॉम्प्लिकेशंस आती है उस दौरान। और एक है 1948 का मिनिमम वेजेस एक्ट। सरकार बार बार सर्वे करने के बाद, मजदूर और बाकी संगठनों से बातचीत करने के बाद मिनिमम वेजेस स्पेसिफाई करती है, नोटिफाई करती है, जिसके तहत किसी भी मजदूर को काम करने के लिए मिनिमम वेजेस प्राप्त करने का अधिकार है। ये अधिनियम उसके बारे में है।
बाकी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी है, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट भी है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट भी है 1972 का, और एक है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसमें वेजेस जो भी काम करने, लेबरर को काम करने के एवज में जो भी उसे दिहाड़ी मिलनी है वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका प्रोविजन वहां दिया गया है। और अगर दिहाड़ी देने में देरी होती है तो संबंधित अधिकारी को वो अप्रोच कर सकता है ताकि संस्थान को मजदूरी दिलाने में बाधित किया जाए। एक लास्ट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसमें, एक एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है। ये भी एक बहुत अच्छा वेलफेयर लेजिस्लेशन है मजदूरों से संबंधित। इसमें आकस्मिक डेथ होने की वजह से या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी, चोट लगने, गंभीर चोट लगने की वजह से इसमें काफी कुछ इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, फैक्टर्स, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स दिए गए हैं और एज्यूम्ड वेजेस ली जाती है और उसके आधार पर कंपनसेशन दिया जाता है अगर किसी प्रकार के कार्य करने के दौरान कोई चोट लग जाती है, कभी किसी सूरत में डेथ भी हो जाती है। तो ये तो मोटे मोटे प्रोविजंस थे जो लेबर लॉज में ब्रॉडली लेबर लॉज के पैरामीटर्स में आते हैं। इसमें देखा जाए अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है, मैं खास तौर पे अब उस पर ध्यान देना चाहूंगा क्योंकि नालसा की हमारी स्कीम भी, जिसके तहत जिस स्कीम को प्रोपोगेट करने के लिए भी हम ड्यूटी बाउंड भी है और हम अलग तरह के कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिस स्कीम के तहत। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये बात आप लोगों को बता दूं कि 2016 के बाद हमने नालसा लीगल सर्विसेज स्कीम का, पहले नाम बता दूं, पूरा स्कीम का नाम है नालसा लीगल सर्विसेज टू द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर स्कीम 2015। तो इस स्कीम के तहत 2015 में स्कीम बनी। इस स्कीम के तहत 2016 से 2020 के बीच में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश ने 5645 कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये कई बार नुक्कड़ कैंप्स में रहे हैं, बीच में कोरोना महामारी के दौरान ज्यादा गैदरिंग नहीं कर पा रहे थे, तो लगभग इसमें हमने 47,900 के आसपास मजदूरों से इंटरेक्ट किया है, उनको इस स्कीम्स के बारे में बताया है ताकि कभी भी जब किसी मजदूरों को, खास तौर पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी समाज का, हमारे देश का, जिसके बारे में हम सब लोगों को जरूर सोचना चाहिए उसके बारे में, ताकि जो कोई भी हमारी स्कीम के तहत बेनिफिट्स है वो हम एक्सटेंड कर सकें। अब मैं जो कॉन्सेंट्रेट करना चाहूंगा वो नालसा लीगल सर्विसेज स्कीम, हमारी जो स्कीम 2015 अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, उस पर बताना चाहूंगा। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक जीडीपी की लगभग 50% तक का जो कंट्रीब्यूशन है, ऐसा माना जाता है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के मजदूरों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। और इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ ध्यान देने की जरूरत भी इस वजह से ही है, जैसा मैंने कहा कि लगभग जीडीपी का लगभग 50% जो हिस्सा है वो इन लोगों से आता है। ये लोग इतना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की उन्नति में, और हैरानी की बात है कि इनके अधिकारों को बचाने के लिए के बारे में बहुत कम ही कानूनी प्रावधान है, या ऐसे लोग हम तक कम पहुंच पाते हैं। 2008 में एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में भारत सरकार ने पास किया है। उसमें कुछ बहुत अच्छे प्रोविजंस है, उसके बाद थोड़ी सी बात मैं करूंगा। और प्रैक्टिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस प्रकार से एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मजदूर अपने बेनिफिट लेने के लिए इसका उपयोग कर सकता है, वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं ये पॉइंट्स बता दूं कि क्यों असंगठित क्षेत्र का जो कामगार है उसके लिए मतलब ज्यादा करने की जरूरत है हम सभी को। सबसे पहले जो भी हमारे ज्यादातर कानूनी प्रावधान है, कानून है, वो संगठित क्षेत्र के बारे में तो बहुत ज्यादा है। उनकी वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, उनके बारे में तो है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के बारे में ज्यादा प्रावधान नहीं है।
2018 से 8 से पहले कुछ एक कानून है, उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि थे, लेकिन एक अम्ब्रेला और जैसे अम्ब्रेला एक्ट जो है, एक ऐसा कानून जो सभी को कवर करे, वो 2008 में ही इसकी मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है जो शुरू हुआ है। एक और बात, दूसरा पॉइंट जो है, क्यों असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी है, वो इसलिए कि उनकी ना तो यूनियंस होती है, इस प्रकार से एक जो जैसे हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर जो होती है वो उनके पास नहीं होती है। वो अपने हक को प्राप्त करने के लिए कोई इकट्ठे करके काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस ज्यादा है। तीसरा, उनके काम करने की कंडीशंस क्योंकि संगठित नहीं है, उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो उनकी वर्किंग कंडीशंस और ज्यादा बदतर होती है। उनको कम वेजेस मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के मुकाबले, जबकि काम वो लगभग वैसा ही कर रहे होते हैं जैसे कि संगठित क्षेत्र के कामगार कर रहे हो। और एक और पॉइंट जो है इसमें, चौथा पॉइंट वो है कि ये आमतौर पे काम कई बार सीजनल भी है। उनके पास पूरी जॉब गारंटी भी नहीं है। जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं उनके पास कोई ना कोई मैकेनिज्म है। एक गवर्नमेंट, किसी भी फैक्ट्री को गवर्नमेंट के ऑफिसेज में अपने को रजिस्टर करना पड़ता है, अपने कामगारों की लिस्ट रजिस्टर करनी पड़ती है, कई और मैकेनिज्म है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उन लोगों के बारे में कोई भी ऐसा कहीं पर पंजीकृत करने के प्रोविजंस पहले नहीं थे। अब धीरे धीरे पिकअप हो रहे हैं नए कानून के बाद, 2008 के कानून के बाद। लेकिन अभी भी जिस पेस से, जिस तेजी से ये होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो उस पर हमें सोचने की जरूरत है। और इस क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऐसे लोग भी हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, बेचारे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, तो वो भी एक समस्या है। उस वजह से भी अपने आप को अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज में रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। अधिकतर हम शहरों में जो स्लम एरियाज देखते हैं उसमें ऐसे ही वर्ग के मजदूर रहते हैं। जो जिस तरह के कानूनी प्रावधान एक संगठित क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए अवेलेबल है, वो हमारे पास इन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। मोटे मोटे वेलफेयर लेजिस्लेशंस जो अगर 4-5 की मैं बात करूं जो संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जिसके बारे में अभी पहले बताया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, इन और बाकी और इस तरह की और जो ग्रेच्युटी एक्ट जो बाकी है सब कुछ है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट, इन सब के बेनिफिट्स संगठित क्षेत्र में मिल रहे हैं लेकिन इन लोगों के लिए नहीं है। अब आज की डेट में क्या हमारे पास ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है? वो है कुछ एक, जैसे डॉक वर्कर्स रेगुलेशन एक्ट 1948 का एक है, वो एक लिमिटेड डॉक पर काम करने वाले मजदूरों के लिए। बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट भी 1966 का है। एक है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979। एक सिनेमाटोग्राफी या सिनेमा से रिलेटेड सिनेमा थिएटर वर्कर्स से संबंधित एक कानून है, सिनेमा वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स एक्ट 1984। और एक है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। और इस तरह के ये जो दो मुख्यतः कानून अगर मैं बताऊं जो सचमुच में जहां पर कुछ एक सरकारें इम्प्लीमेंट करने में आगे बढ़ रही है लेकिन कुछ एक में अभी भी कार्य करने की जरूरत है, वो है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 जो है। अगर इस एक्ट के तहत दिए गए प्रावधानों की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र, खासतौर पे कंस्ट्रक्शन, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हो, चाहे इससे किसी रिलेटेड कोई और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से संबंधित वर्कर्स हो, उन लोगों के वेलफेयर के लिए बोर्ड एग्जिस्टेंस में है। इसमें बहुत कम शुल्क में मजदूर अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और उसके तहत इंश्योरेंस का बेनिफिट, कई और तरह के बेनिफिट्स, बहुत नॉमिनल चार्जेस, मुझे लगता है शायद 10-11 रुपए में इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, और बहुत
कम लेवल पे ये इसमें अलग अलग तरह के बेनिफिट्स है। बच्चों को पढ़ाई के लिए भी रेम्यूनरेशन मिलता है, अगर शादी अपनी है वर्कर की उसके लिए भी पैसा मिलेगा, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए भी मिलता है, इन केस ऑफ डेथ और बाकी चीजों में भी लगभग शायद 2 लाख रुपए का इस तरह के प्रोविजन इसमें है। तो ये एक अच्छी डायरेक्शन में स्टेप लिया जा चुका है। लेकिन इस कानून के तहत बेनिफिट्स मिलेंगे तब जब अपने आप को आप रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के स्टेज पे हम लोगों को अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को कांटेक्ट करने की जरूरत है ताकि वो आए, उनकी मदद करने की जरूरत है, कम से कम रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही इसमें बेनिफिट्स परकुलेट करने शुरू होंगे। और जो एक अम्ब्रेला एक्ट जो मैं कह रहा हूं जो ये बन गया है, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, बहुत अच्छा कानून का प्रावधान अभी बना है। इसके तहत 2 तरह की मेन संस्थाएं बनाने के बारे में अधिनियम कहता है। एक कहता है सेंट्रल, पहले शुरुआत में तो ये बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐसे वेलफेयर स्कीम, सूटेबल वेलफेयर स्कीम्स बनाएगी। किस किस टॉपिक से रिलेटेड बनाएगी? नंबर 1 लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर करने के लिए है, नंबर 2 हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए, तीसरा ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए। और इसके तहत जो 2 संस्थाएं बनाई जाएगी जहां पर कोई भी मजदूर अपनी ग्रीवेंसीज को या उनकी संस्थाएं ग्रीवेंसीज को पुट फोर्थ अपना कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की स्थापना की जाएगी भारतवर्ष के लिए, और साथ में हर एक राज्य के सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की स्थापना होगी। जहां तक मैंने पता करने की कोशिश की है अभी तक ऑफिशियल लेवल पे, तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की स्थापना तो हो चुकी है, उसके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन जो ये हिमाचल प्रदेश सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनना था वो अभी तक नहीं बना है। जहाँ तक आज मैं ओरली रेलेवेंट ऑफिशियल से पता कर रहा था, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर के, तो उनकी जिनको पता होना चाहिए, उनका कहना है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में सोशल सिक्योरिटी बोर्ड नहीं बना है। और इसमें एक और मजेदार बात थी, वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बनने अलग अलग जगह पर, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद हर एक जिला के स्तर पर वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स बनेंगे। लेकिन इन फैसिलिटेशन सेंटर्स की भी अभी तक स्थापना नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के बाद में लास्ट टॉपिक जो की है कि किस तरह से हम जो है मजदूरों की समस्याओं का निपटारा करने में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में काम कर रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि राज्य में अगर इस प्रकार की दिक्कतें मजदूरों से संबंधित, खासतौर पे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से संबंधित अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके किसी भी प्रकार से मदद करे। यहाँ मैं एक पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि सेक्शन 12 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है, उसमें ये श्रेणियां दी गई है कि कौन कौन लोग हैं जो कि मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र होंगे। मुफ्त कानूनी सहायता यानी कि अगर कोई मुकदमा करने की जरूरत पड़ रही है कोर्ट में, या किसी भी संस्था के सामने आपको अपना केस या अपना पक्ष बताने की जरूरत है, तो किसी भी किस्म का अगर टाइपिंग खर्चा है, केस को टाइपिंग फॉर्म में कागज के रूप में पेश करना पड़ता है तो उसका खर्चा भी, वकील का खर्चा भी, अगर कोई समन कराना है, कई बार पब्लिकेशन करानी पड़ती है, दूसरी पार्टीज बहुत दूर होती है, पब्लिकेशन अगर अखबार में कोई इश्तहार निकालना है तो 2500 से 7-8 हजार तक का खर्चा हो जाता है, तो वो सारा खर्चा भी हम देते हैं। मोटी मोटी कहने की मेरी बात है कि जब मुफ्त कानूनी सहायता के तहत जिस किसी को भी हम सहायता देते हैं, सेक्शन 12 1987 के एक्ट के दौरान के तहत उसमें ये सारी मदद दी जाती है। लगभग मोटी मोटी सारे खर्चे जो कि मुकदमा करने के लिए या करना है या किसी ने मुकदमा कर दिया उसका जवाब है, दोनों ही सूरत में ये सहायता मिलती है। तो उसमें भी मजदूर जो है एक श्रेणी है, शेड्यूल्ड कास्ट के सभी लोग, सबसे पहले कहूँ श्रेणियां ऐसी है, सबसे पहले सभी महिलाएं मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वर्ग विशेष होने के नाते हमारे समाज में थोड़ा सा हम मान के चलते कि वो एक स्टेप थोड़ा
पीछे है, इसलिए उनको मेल पार्टनर के समकक्ष पहुंचाने के लिए इसलिए मुफ्त कानूनी सहायता में पहली कैटेगरी है सभी महिलाएं, नंबर 2 है शेड्यूल कास्ट के मेल्स, नंबर 3 है शेड्यूल ट्राइब्स के मेल्स और नंबर 4 है जनरल कैटेगरी के वो मेल्स जिनकी सालाना इनकम अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है। ये इनकम क्राइटेरिया हम कैसे डिटरमिन करेंगे? पटवारी विलेज रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाकर जो आपको इनकम का सर्टिफिकेट दिया जाता है, अगर ये शो करता है कि आपकी इनकम हिमाचल प्रदेश में सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी। यहाँ पर क्योंकि हम मजदूरों के बारे में बात करें तो मजदूर अपने आप में ही एक खास श्रेणी है, इसलिए कोई भी मजदूर जो है मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकारी है और वो कहीं भी हमारे पास हर एक जिला में हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिसेज है, एडीआर सेंटर उसे कहते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, वहां पर जाकर सलाह भी मुफ्त में मिलेगी, कोई मदद भी अगर जरूरत है उसको मदद की किसी किस्म की भी कानूनी सलाह की भी कानूनी मदद की भी या किसी भी किस्म की, तो वहाँ पर हमारे अधिकारी जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, सेक्रेटरी मदद करते हैं, साथ में हमारे वॉलंटियर्स है, पैरालीगल वॉलंटियर्स, समाज के ऐसे लोग जो सेवा करने के इच्छुक है उन्हें हम वॉलंटियर्स के रूप में एनरोल करते हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं छोटा सा, ताकि वो जरूरतमंद लोगों को समाज में, क्योंकि उसी समाज के वही लोकल एरिया के वो लोग होते हैं तो समाज के बीच में रहते हैं, तो वो लोग जरूरतमंद लोगों को अगर वो ऐसा मजदूर भी उससे कांटेक्ट करे, उसके कांटेक्ट में आए और वो हम तक लेकर आए, पीएलबी का मेनली ये काम है। और उसके बाद जिस किसी किस्म की सलाह और मदद की जरूरत है उसके लिए हमारे पास पैनल लॉयर्स होते हैं, एनरोल्ड लॉयर्स, जिनकी फीस सारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी देती है, तो उनकी चाहे सलाह चाहिए, चाहे किसी किस्म का केस करने की भी जरूरत है लीगल, या लाइजनिंग करनी है किसी ऑफिस के माध्यम से, या लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, नोटिस देना है, तो सारे का सारा काम हमारे ऑफिस में मुफ्त में होता है। अगर शिमला के लेवल पर बात करनी हो, हिमाचल प्रदेश का कोई भी दिक्कत हो, तो सीधे हमारा ब्लॉक नंबर 22 एसटी कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी में ऑफिस है, वहां पर कोई भी व्यक्ति कोई भी दिक्कत लेकर हमारे पास आ सकता है। हम पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी दिक्कत हो उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें 1-2 पॉइंट और बताता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मैं 1-2 मिनट ऊपर जा रहा हूं, ताकि सवाल जवाब के लिए टाइम कम ना रह जाए। जो नालसा स्कीम है, इसके तहत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए स्पेशल सेल के एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन है। हिमाचल प्रदेश में हमने बद्दी में एक स्पेशल सेल बनाया है, इस मजदूर वहां पर जा सकते हैं और जो भी उसकी दिक्कत है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हम उनसे मॉनिटरिंग करते हैं, उनसे रिपोर्ट्स मंगवाते हैं और जो भी जरूरत होगी, जिस तरीके से लाइजनिंग से, कानूनी मदद से या कानूनी सहायता से हम पूरी हर एक मजदूर की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस स्पेशल सेल की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं अपने वक्तव्य को बंद करूंगा, कि इसमें 3 लोग हैं। ये जो रेवेन्यू ऑफिस का कानूनगो का ऑफिस है बद्दी में, वहां पर उन्होंने एक रूम दे रखा है कानूनगो ऑफिस में, वहां पर ये हमारा चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान ये बंद था, लेकिन अब दोबारा से इसको एक्टिवेट किया जा रहा है। इसमें एक हमारा रिटेनर लॉयर होता है, जो लेबर लॉ से संबंधित लॉयर हो उसे एक इसमें रिटेनर, यानी वो व्यक्ति जो हमने रिटेन कर रखा है अपने पेरोल पे सर्विसेज लेने के लिए, और वो एक रिटेनर लॉयर है वहां पर। एक हमारा पैरालीगल वॉलंटियर है और एक एनजीओ वहां पर हिमालय सोशल इंस्टीट्यूट नाम की एनजीओ है, जो कि मजदूरों से संबंधित अधिकारों से संबंधित क्षेत्र में काम कर रही है। उनका एक सदस्य भी हमारे स्पेशल सेल में है। तो अभी क्योंकि हमारे पास जैसी डिमांड आई थी तो एक ही सेल बनाया गया है। अगर हिमाचल के और किसी क्षेत्र में भी जरूरत महसूस होती है कि और सेल स्थापित किए जाए, विशेष सेल, तो हम वहां भी जरूर करेंगे। उसके लिए आप में से कोई भी व्यक्ति हमें कांटेक्ट कर सकता है। हमारे फोन नंबर नेट में अवेलेबल है। अदरवाइज कोई पर्सनली आना चाहे तो एसटीए कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी ब्लॉक नंबर 22 में आ सकता है। तो इतना बोलने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आगे मैं समझता हूँ डिस्कशन आप लोगों का भी इनपुट्स जो है, आप सभी लोग, सबसे अच्छा मुझे लगा आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स में तो एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा होती है, तो मैं चाहूंगा आप लोग भी प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट करें इसमें। थैंक यू।
जी सर, धन्यवाद सर। आज हमने जाना कि हमारे मजदूर भाई बहन एक देश की महत्वपूर्ण कड़ी है। 27 से 28 कानून मजदूरों के लिए बनाए गए हैं। हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जो बंधुआ मजदूरी को निष्कासित करते हैं, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के विरोध में बनाए गए हैं। कई कानून जो मजदूरों के हक में हैं, जैसे एम्प्लॉयज लाइबिलिटी एक्ट, पीपल रिम्यूनरेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिशियरी एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट, अम्ब्रेला एक्ट जैसे कई ऐसे कानून जो हमारे संविधान में मजदूर को सम्मानजनक काम और मजदूरी देने के साथ साथ संरक्षण भी देते हैं। और इस सब की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए हम श्री सर विवेक सर का धन्यवाद करते हैं और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मेरा मानना है कि यह काफी ज्ञानवर्धक सत्र रहा। धन्यवाद सर। अब मैं मुकेश जी, जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एजुकेशन में पीएचडी कर रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो प्रश्नोत्तरी का क्रम आगे बढ़ाएं और इस सत्र का आगे संचालन करें। मुकेश जी। धन्यवाद दीक्षा। आज का कार्यक्रम वाकई में बहुत अच्छा था। तो इससे कुछ कार्यक्रम से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं। तो पहला प्रश्न जो आया है वो अभिषेक भागड़ा जी का है। ये कहते हैं कि ये अक्सर मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखते हैं। मजदूरों का कोई सम्मान नहीं करता और ना ही उनसे कोई प्यार से बात करता है, ना ही उनका स्नेहपूर्वक कोई व्यवहार करते हैं। अक्सर उनके मानव अधिकारों का हनन होता है। इस पर ये अब सर से पूछते हैं कि सर आप क्या कहेंगे कि जो ऐसा बुरा बर्ताव इन लोगों के साथ होता है तो उनकी शिकायत किस अधिकारी से हो सकती है? सर जी मुकेश जी, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक्स, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं हमेशा खुश होता हूं कि खास तौर पे स्टूडेंट से बात कर सकूं। उनकी एनर्जी से शायद मुझ में भी थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए और मुझे भी अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डेज याद आ जाते हैं जब हम कई एक्टिविटीज में बड़े एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते थे। जी, इस प्रश्न के सीधा सीधा मैं कहूंगा, देखिए, वैसे तो हम सभी लोगों को किसी भी लेबरर से खुद रिलेट करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं खुद एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूं जी, बेसिकली किसान हूं। तो अब तो क्योंकि एक जज हूं तो काफी टाइम से यहाँ पर मैं अब काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन एज ए मैनुअल वर्क मैंने अपने भी खेत में काम किया है। अब बंद हो चुका है काम, लेकिन एक बार मतलब पहले हल भी किसी वक्त चलाया है छुट्टियों के दौरान। और जैसे जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूं तो वहां पर हमारे सेब के पौधे भी लगते हैं, तो मैंने अपने हाथों से खुद लगा रखे हैं, खुद गड्ढे बना रखे हैं। मतलब ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता हूँ और एक लेबर करने वाले इंसान से। जहां तक सवाल है कि जब हमारी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिस किसी लेबर्स के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो हम क्या करें? डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे या सर्कल्स के लेवल पे, कई डिस्ट्रिक्ट में कई लेबर पर लेबर इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड लोग हैं। सीधे अगर कहीं पता ना चले, सीधे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस चले जाइए, वहां कोई ना कोई प्राधिकृत अधिकारी होगा जिसके पास ये कंप्लेंट कर सकते हैं। लेबर इंस्पेक्टर मेनली नोडल ऑफिस ऐसे कार्यकलापों के लिए गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति है। मैं तो सीधी बात कहूंगा, क्योंकि देखिए ये स्कीम 2015 की स्कीम के तहत अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना और मजदूरों की मदद करने का ऑर्डर लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस को भी है, नालसा की ओर से, राष्ट्रीय संस्था की ओर से। तो मेरा तो ये कहना होगा कि बाकी जो काम अपने हाथ से हो सकता है उसमें हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है बजाय कि औरों से। तो मैं क्योंकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में काम कर रहा हूं, तो मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति को अगर हिमाचल प्रदेश के दायरे की बात है तो आप लोग संबंधित जिले के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस जाइए, वहां बात कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मुझसे बात कीजिए, अगर वहां पर भी आपको लगता है कि सही ढंग से कोई बात नहीं हो रही, सीधे मुझे बताइए, ताकि हम हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये सब डिविजन लीगल सर्विस अथॉरिटी सब डिविजन के लेवल पर भी है। हमारे पास लगभग 48 या 49 सब डिविजन में भी सब डिविजन लीगल सर्विस कमेटीज है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है।
कभी भी कोई दिक्कत आपको ऐसी आती है, आप हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज पे जाकर आइए, वहां पर सेक्रेटरी आपको सही ढंग से सुनेंगे और गाइड करेंगे। जो व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा है उसका नाम और पता अगर आप हम लोगों को बता सकते हैं तो हमारे पास काउंसलिंग भी चलती है, हम प्री लिटिगेशन सेशंस भी करते हैं। ऐसा मजदूर हमारे पास प्री लिटिगेशन एप्लीकेशन भी दे सकता है, उसका नोटिस दिया जा सकता है लीगल सर्विसेज के सेक्रेटरी के द्वारा, और जो अनुचित ऐसे व्यवहार में इंडल्ज हो रहा है, ऐसा कर रहा है, उसे समझाया जा सकता है। काउंसलिंग से बात बन जाए तो बहुत ठीक है। अगर उससे आगे कोई कदम करना हो, कोई शिकायत करनी है, लेबर ऑफिसर के पास भी अगर शिकायत करनी है, कैसे होगी, क्या होगी, वो सारी मदद हम लोग करेंगे। लीगल सर्विस अथॉरिटीज के स्टेज पे हम लोग सारी सेवाएं मुफ्त में देते हैं। ना कोई शिकायत लिखने का खर्चा, हमारे पीएलवीज लिखेंगे, हमारे डिटेनर्स उसको फॉरवर्ड करेंगे, कोई सिर्फ हमारे अथॉरिटी तक आने की जरूरत है। जी सर। सर अगला जो हमारा प्रश्न है वो किया है अभिनंदन शर्मा जी ने। अभिनंदन जी कहते हैं कि कोविड के दौरान माइग्रेंट लेबरर जो परेशानियां आई, आपके अनुसार ऐसी क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसे दूर करने की आवश्यकता है सर? देखिए, काफी हद तक मैं तो समझता हूं कि दुनिया भर की लीगल प्रोविजंस हम लोगों के पास है, और अगर मान लीजिए कभी लीगल प्रोविजन ना भी हो, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति की मदद करना चाहता तो कोई ना कोई तरीका मिल जाता है। जब मदद करने की इच्छा हो तो कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा। मैं अपने लेवल पे बताता हूं, मैं सेक्रेटरी डीएलएसए ऊना में था। वहां पर 15 या 17 कश्मीरी लेबरर्स स्टक हो गए थे। वो आए थे, वो इनफैक्ट चिरानी थे, वो काम करने आए थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन लग गया। और हुआ क्या, उस दौरान आपको याद होगा शुरू में कोई था कि किसी रिलीजियस कांग्रेगेशन, मोस्ट लाइकली मोहम्मदन रिलीजियस कांग्रेगेशन की वजह से भी ऐसी अफवाहें फैलने लगी थी कि कोरोना के स्प्रेडर्स बन रहे, सुपर स्प्रेडर्स वो लोग बन रहे। तो कुछ ऐसा माहौल वहां पर बन गया था ऊना के एक सब डिवीजन में कि वो वर्कर्स जब वो राशन लेने मार्केट में गए तो बाकी लोग भी थोड़े हॉस्टाइल थे, वहां की लोकल पॉपुलेशन दूसरी थी। तो इसलिए उन लेबरर्स को हम लोगों ने कांटेक्ट किया, उनको उनके ही जहां पर उनका रेजिडेंस था वहां पर राशन सप्लाई और बाकी सब चीजें जो कि गवर्नमेंट प्रोविजंस के तहत दी जा सकती थी, दी गई। जहां तक माइग्रेंट लेबरर्स या बाकी लेबरर्स की दिक्कत की बात आती है, कई बार लाइजनिंग की कमी होती है। लाइजनिंग एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भारतवर्ष में कर सकता है, ठीक है। लीगल सर्विसेज के लेवल पे हम भी कर रहे हैं। तो अगेन दिक्कत है वो अपने काम को कितनी निष्ठा से कोई व्यक्ति कर रहा है इस पे डिपेंड करता है, वरना ऑफिशियल लेवल पे कांटेक्ट करने की कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति जो संजीदगी है, जो ईमानदारी है, उसकी जब कमी होती है तभी कोई ना कोई दिक्कत होती है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं लाइजनिंग की कमी होती होगी। जी जी सर। सर अगला जो प्रश्न है वो किया है राजपाल जी ने। ये कहते हैं मजदूरों के लिए क्या कोई पेंशन स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से है जो मजदूरों को पेंशन दी जाए? जी, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम भी है। उसके लिए एक स्कीम तो जो 2018 का जो ये एक्ट है, मैं देख लेता हूँ इसमें, 2018 का जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, इसमें पेंशन स्कीम का प्रोविजन भी है। जो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है जिनकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एक्ट के तहत जो चलते हैं, वहां तो स्कीम है ही है पेंशन की। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 है, उसमें थर्ड जो प्रोविजन कहा गया है, पहला है लाइफ एंड डिसेबिलिटी, दूसरा है हेल्थ और मैटरनिटी, तीसरा है ओल्ड एज प्रोटेक्शन। ओल्ड एज प्रोटेक्शन के तहत एक उसका कंट्रीब्यूशन शायद 55 रुपए से कुछ 200 रुपए तक है। 18 से शायद 40 या 44 साल तक का एम्प्लॉय जो है उसको उस स्कीम का फायदा ले सकता है, और उसके 55 से 200 के आसपास, ये रफ सी फिगर्स है, उतना कंट्रीब्यूट करके 18 से 40 साल में 55 से 200 रुपया कंट्रीब्यूट करके 3000 रुपया पेंशन मिलेगी जब वो 60 साल का मजदूर हो जाएगा।
इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हो चुका है, ई श्रम कार्ड शुरू हुआ। ई श्रम ऑनलाइन पोर्टल बना है जिसमें शायद हिमाचल प्रदेश में 18,000 के आसपास लेबरर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने आप को एनरोल भी कर दिया है। और ई श्रम कार्ड बनता है, ये मुफ्त में बनता है। किसी भी लोक मित्र केंद्र में जाकर कोई मजदूर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जाए, अपना आधार कार्ड ले जाए, बैंक डिटेल्स ले जाए, IFSC कोड, 3 चीजें वहां पर देने पर मुफ्त में उसका ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड बन जाएगा। कलर्ड कार्ड चाहिए तो उसके लिए शायद थोड़ा सा शुल्क है, उसको देना पड़ेगा। इसके तहत वो कई बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे मेनली तो लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर वगैरह मिल जाती है, वो तो फ्री में है गवर्नमेंट की ओर से, अब नई स्कीम शुरू हो गई है। इंश्योरेंस के लिए उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 55 से 200 रुपए अब की दर से। जी जी सर। सर अगला प्रश्न जो है वो मेरा खुद का है। सर ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लेबरर की कहीं पर काम करता है, तो काम करते समय उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण उसमें कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है। तो उस मजदूर के ऐसे क्या कौन कौन से राइट्स हैं जिन पे वो क्लेम कर सकता है, या फिर उसको बेनिफिट मिल सकता है ऐसी स्थिति में? देखिए, इसमें कई तरह के अलग अलग मजदूरों के बारे में अलग अलग प्रावधान है। इसमें जो काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाला प्रावधान है वो है जिसमें पहले एम्प्लॉइज कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है। ये कवर करता है रेलवे सर्वेंट्स या उससे रिलेटेड लोग, रेलवेज में काम करने वाले, मास्टर सीमैन या अदर क्रू मेंबर जो शिप के होते हैं, ड्राइवर्स, हेल्पर, मैकेनिक जो मोटर व्हीकल से रिलेटेड होते हैं, इन लोगों को कवर करता है। इसमें अगर तो डिसेबिलिटी है तो भी, और अगर डेथ हो गई है तो भी, इंक्लूडिंग फ्यूनरल एक्सपेंसेस वो फिक्स होते हैं। इसमें काफी हद तक प्रोविजन है कंपनसेशन मिलने का। ओके सर। सर अगला जो प्रश्न किया है वो किया है अंकुश डोभाल ने। अंकुश जी कहते हैं कि क्या निजी दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी मजदूर की श्रेणी में आते हैं? जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आएंगे बिल्कुल। कई एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ऑफिसेज होते हैं जिसमें ऐसी दुकानें होती है जिसमें 10 से ज्यादा मजदूर, अगर 10 से ज्यादा मजदूर होंगे तो जैसे मैंने पहले कई कानूनों के प्रावधान बताए, वो वाली मैंडेटरीली दुकान के मालिक को उसमें करना पड़ेगा। लेकिन जो दुकान में काम करने वाले भी मजदूर की श्रेणी में आते हैं और बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। जी सर। नमस्कार सर। सर मैं विजय गुप्ता लांबा सोलन से बात कर रही हूँ। सर हमारे यहाँ पे जैसे जो लेडीज लेबर का काम करती हैं, वो अपने बच्चों को साथ पीठ पे उठा के रखती हैं, या वहां पे मतलब गंदगी में वो खेलते रहते हैं सारा दिन। तो क्या उनको सर अपनी अच्छी जिंदगी जीने का कोई राइट नहीं है उन बच्चों को भी? और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो ये बिल्डर्स हैं सर, इन्होंने ये जो माइग्रेटरी लेबर है, इनको इतना दबा के रखा होता है कि वो अपना मुंह ही नहीं खोल पाते, वो कुछ अपने मतलब राइट्स के लिए बोल ही नहीं पाते। और इन लोगों का इतना ज्यादा यहाँ पे दबदबा है, स्पेशली सोलन में मैंने देखा है सर, कि जो मजदूर लोग हैं उनको मतलब ऐसे वो कर लेंगे कि वो अपनी बात भी नहीं, मतलब अगर हम लोग भी चाहें ना कुछ करना, तो वो हमें भी नहीं बता सकते कि हमें लेबर से निकाल देंगे। और मोर ओवर उन बच्चों का कहीं कोई ख्याल नहीं रखा जाता सर। उनके लिए हम कैसे कर सकते हैं? जी विजय मैम, देखिए कानूनी प्रावधान तो जैसे ये तो आप फैक्ट्री वगैरह के वर्कर्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो लीगल प्रोटेक्शन और भी कई तरह के कानून प्रावधान है। आप देखिए जो मनरेगा वर्कर्स है ना, गांव में काम किया जाता है, ठीक है, तो मनरेगा वर्कर्स के लिए भी एक प्रोविजन किया गया है कि अगर सफिशिएंट नंबर्स पे ऐसी लेडीज है जिनके साथ बच्चे हैं, तो उनमें उन्हीं वर्कर्स में से किसी एक वर्कर को वेजेस मिलेगी, लेकिन वो नैनी के रूप में काम करेगी या आया के रूप में काम करेगी या करेगा। मेनली लेडीज कंफर्टेबल होती है, बच्चे ज्यादा, लेडीज के पास आर्ट है, लेडीज ज्यादा मतलब बच्चे कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बच्चों को टैकल करने का जितने अच्छे ढंग से लेडीज करती है शायद मिल्स नहीं कर पाते। लेकिन जो भी हो, किसी एक वर्कर को जो भी हो उसे रखा जाता है, उसे वेजेस मिलती है।
तो वहां पर अगर आप इस दिक्कत को किसी के नोटिस में लाना चाहते हैं तो एक तो नियरेस्ट लेबर इंस्पेक्टर जो होगा सोलन का और सर्कल का, उसके ध्यान में ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में जाकर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही ऑफिस है, उसमें आप अंशु चौधरी हमारे सेक्रेटरी, उनसे बात कीजिए। इसमें होता क्या है, देखिए ऑफ कोर्स जो फैक्ट्री मालिक है, बाकी लोग हैं, वो डराएंगे, हर एक तरह की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन जब एक बार आप इंस्टीट्यूशनलाइज कंप्लेंट मैकेनिज्म में आ जाएंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से कुछ एक मजदूर के लेवल पे इकट्ठे भी दिया जा सकता है, एक नोटिस जब मैनेजमेंट को जाएगा फैक्ट्री की तो वो आपको निकाल भी नहीं पाएंगे कुछ। अगर इस तरह का कोई काम होता है तो दोबारा से आप, यू मस्ट अंडरस्टैंड, जब लीगल सर्विस अथॉरिटीज के हेड पे या लेटर हेड पे जब नोटिस जाएगा या कोई कुछ भी छोटा सा संदेशा भी जाएगा, उसका फर्क जरूर पड़ता है। प्राइमरीली ये काम है लेबर इंस्पेक्टर का, लेबर इंस्पेक्टर के पास शिकायत होनी चाहिए। अगर मजदूरों को लगता है कि कहीं ऐसी ना निकाल दे तो एक आप ही लेबरर्स के बिहाफ पे लेबर इंस्पेक्टर जो आपके एरिया का है, सोलन एरिया का, सर्कल देख लीजिएगा सर्कल का कौन सा है, क्योंकि शायद बद्दी वगैरह में कोई और है, सोलन कंडा घाट वगैरह के कोई है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप ही कंप्लेंट कीजिए ताकि वो सरप्राइज विजिट कर लेगा भी जाकर, और कंप्लेन मजदूरों का नाम भी ना आए कंप्लेंट पे, आप कर दीजिए और वो जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाए। ऐसे एक दो विजिट्स हो जाएंगे। लेबर इंस्पेक्टर्स आर ड्यूटी बाउंड टू विजिट, ठीक है, वो अदरवाइज अगर स्पेसिफिक जब उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, टाइमिंग की होगी, तो जाकर पता कर लेंगे तो फिर वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। जी सर एक दूसरा मेरा क्वेश्चन है, जैसे ये चाइल्ड लेबर की बात हुई, हम जब मैं CWC में थी, अभी मेरा वहाँ पे एज ए चेयरपर्सन टेन्योर कंप्लीट हुआ है, तो सर हम बद्दी में अक्सर ये चाइल्ड लेबर रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन ऑर्गेनाइज करते थे। तो वहाँ से सर हमने 16 बच्चे एक एक फैक्ट्री से निकाले हैं, और वो जो बच्चे निकाले हैं जी, उनकी मतलब उन बच्चों की जो एज थी, वो अपने मुंह से बच्चों अपनी एज जो है वो 13 साल बता रहे थे, लेकिन जो उनका आधार कार्ड है उस पे पेरेंट्स ने ज्यादा लिखा रखी है, और उनका एज प्रूफ जैसे परिवार रजिस्टर की कॉपी, या वो पढ़े लिखे तो है नहीं, और उनका कोई भी बर्थ प्रूफ उन्होंने नहीं दिया। अल्टीमेटली ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया सर, उसमें वो क्या था कि काफी टाइम से वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो वो बोन्स हार्ड हो जाती हैं उनकी ना जी, रिस्ट बोन्स जो थी वो हार्ड हो जाती हैं, और वो ऑब्वियसली फिर वो मतलब एज उनकी बड़ी आ रही थी उसमें, तो उसमें इतना हमने एफर्ट लगाया, इतना रिस्क में डाला अपने आप को, फाइनली कुछ नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ सर। मतलब बड़ा दुख लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद, अच्छा वो फिर बच्चे जैसे पेरेंट्स आके ले गए उन बच्चों को, क्योंकि हम तो रख नहीं सकते थे, जब पेरेंट्स हैं लाइव तो पेरेंट्स ले, हमें तो पेरेंट्स को हैंड ओवर करना पड़ेगा। सर वो यहाँ डर गए कि हमने बद्दी से उठाया था उनको, बद्दी से वो कहीं दूसरी जगह चले गए, वहां फिर वो चाइल्ड लेबर करा रहे हैं। तो मतलब मेरे को ये बहुत खराब चीज लगती है कि अगर हम उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम क्या करें, ना तो उनके पास पढ़ाई का कोई साधन है। अच्छा वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स इतने गरीब हैं कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, और हमें तो काम करना पड़ेगा हमारे लिए, मतलब हम अपने पेरेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो सर मुझे ये नहीं समझ आता कि कैसे इन बच्चों का रिहेबिलिटेशन किया जाए ना जी, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो रिहेबिलिटेशन होना जरूरी है, तभी हमारा ये काम इफेक्टिव होगा ना सर। जी मैडम, वो आपने बहुत अच्छा कहा मैम, एक पॉइंट है मैम, अगर तो ऑसिफिकेशन टेस्ट में भी बाई चांस उनकी उम्र अगर बड़ी आई है मैम, फिर तो टेक्निकली नहीं कहा जा सकता उस पॉइंट में। हाँ, लेकिन जहां पर ऐसा केस होगा जो सचमुच में मतलब कोई मतलब डॉक्यूमेंट भी हमारे पास माइनर का है मैम, सबसे पहले तो मैम जो माँ बाप, वैसे तो आप तो रही है, आपने बताया कि आप CWC में रही हैं, फिर तो आपको आइडिया होगा, आपको तो उस टाइम बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स रही है, फिर तो आपने ओवरऑल देखा है जो आपके बातचीत से लग रहा है मैम। ऐसे में तो देखिए चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाला प्रोविजन जो है JJ एक्ट का, उसके तहत अगर माँ बाप केयर ना भी कर सके बच्चों की, तो ही इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द स्टेट। लेकिन मैम फिर
दिक्कत ये आ जाती है कि फिर एक उम्र वाला इश्यू आ गया वाले पर्टिकुलर केस में, वो अदरवाइज तो किया जा सकता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। हमारे यहाँ सर थोड़ा सा, जी जी मैम बताइए। सॉरी सर, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन सर वही यहाँ पे हमारे यहाँ या तो जे एक्ट की समझ नहीं है, सारे अपोज करते हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो डायरेक्टोरेट है कि मैडम आपने तो गलत कर दिया, इन बच्चों को शेल्टर भेज के आप हर किसी को उठा के शेल्टर भेज देते हैं। तो सर ये अब बच्चों की मतलब बच्चों की लाइफ के साथ इस तरह का हो रहा है, तो मैं तो नहीं देख सकती ना सर। जी हाँ, बिल्कुल। उनको मतलब उनकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी हुई है, लेकिन वो उसके लिए सर मैं बहुत परेशान हुई हूँ। पॉक्सो केसेस में भी मैंने ऐसे भेजा था, 2 लड़कियों को भेजा था वहां पे, उनमें से वो 2 की 2 लड़कियां, मुझे नहीं पता वो शेल्टर में क्यों नहीं रही, जबकि यहाँ हमारे पास 4 महीने वो लोग रहे थे सोलन में ओपन शेल्टर में। और वो शिमला जाके ये हमारा जो टूटीकंडी में शेल्टर है सर, वहां से वो लड़कियां 3rd डे पे क्वारंटीन में थी, 3rd डे पे वो भाग के चली गई। अब बजाय वो इंक्वायरी करते वहां पे कि क्या रीजंस हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस और मुझे लेटर्स निकालने शुरू कर दिए कि मैडम यू आर ऑन द रॉन्ग फुट, आपने इनकी गलत प्लेसमेंट की है। लेकिन सर पॉक्सो के केस में वो उसी गांव में रह रही हैं लड़कियां, वो तो गांव वाले तो जीने नहीं देंगे उनको, और वो बार बार उस ट्रॉमा से, एक बार हमने उनको निकाला है काउंसलिंग करके उस ट्रॉमा से, तो हमने, मेरा ये कहना था कि आप एटलीस्ट 1 साल तक इनको वहां पे पढ़ने दो, थोड़ा इनका उस ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे, माहौल अलग होगा। तो सर मैं तो इतनी बुरी तरह से फंसी कि मैं 6 महीने वो लेटर्स का ही रिप्लाई देती रही, तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए सर। मतलब अब कहाँ कहाँ पे कमी है मुझे नहीं समझ आता है सर, डायरेक्टोरेट हमारा गलत है या मैं गलत हूँ, और मतलब मैं इस चीज से बड़ी प्रिटर्ब्ड रही सर। मतलब वो बच्चे सर। हेलो जी मैम, जी प्लीज। जी जी मैम, आप जी मैम देखिए, आपने जो किया बहुत अच्छा किया है मैम। अब ये इनफैक्ट ये आपकी दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है, आपने तो वही किया जो किया जाना चाहिए कानूनी प्रावधान के तहत भी और अदरवाइज भी। आपको थोड़ा सा जाने में, मैंने आपको मालूम है पहले अभी क्या थोड़ा कहा था मैंने किसी और टॉपिक में था कि बेसिकली क्यों होता है कि कंप्लेंट मतलब कि जैसे इंटर स्टेट के बीच में माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में लाइजनिंग की जो बात चली थी, मैंने कहा था कमी कहाँ है। कमी मैडम काम करने की इच्छा में मैम। कुछ होता है ऐसा है कि जब हमारी सोच कुछ ऐसी चलती है कि एक बार जब नौकरी मिल गई या किसी नौकरी मीन्स थोड़ा हमारे जिस सामाजिक परिवेश से मैं आता हूँ या शायद आप में से भी कुछ लोग आते होंगे, वहां पर ज्यादातर सोच ऐसी चलती है कि बस एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो मजा है। मजा मीन्स कि उसके बाद काम तो कुछ नहीं करना, बस दुनिया भर के इधर उधर के धंधे करते रहो, बस अपना काम नहीं करना जिसके लिए आपको पे मिल रही है। ठीक है, तो जैसा आपका एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊं, वन स्टॉप सेंटर ऊना की स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। एग्जैक्टली वो ऐसा हुआ। वहां क्या हुआ, जो सबसे सिंसियर वहां पर वो पोस्ट मुझे पता नहीं है, वो रात को भी ड्यूटी लगती है लेडीज की, वो वन स्टॉप सेंटर में वो शायद है कुछ एजुकेटर या स्पेशल कुछ ऐसा टाइटल था। वो जो सबसे सिंसियर वर्कर है वो रिजाइन करने वाली है कुछ दिनों में। क्यों, हमें तो लीगल सर्विसेज में कहा उनका कॉल आई थी, इसलिए यहाँ पर रेलेवेंट है डिस्कशन करना। तो बेसिकली वहां पर जो उसकी सुपरवाइजर है वो ना तो क्वालिफाइड है उस पोस्ट के लिए, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, खाली एकेडमिक डिस्कशन के लिए डिस्कस करूंगा। जो सुपरवाइजर है वो क्वालिफाइड भी नहीं है, लेकिन किसी कनेक्शन की वजह से वहां पर सुपरवाइजर बन चुकी है। जो क्वालिफाइड है और लीगली नोइंग पर्सन है और सही कर रही है, उसे इतना हरास किया गया है। सुपरवाइजर से ऊपर बॉस है, उनका नाम पोस्ट का भी नाम नहीं लूंगा, फिर डिस्क्लोज हो जाएगा। उन्होंने भी शो कॉज नोटिस उल्टा उसका किया जो सही मायने उस जो पर्टिकुलर जो कंप्लेनेंट है उससे ली जा रही थी पता नहीं 14-15 घंटे के शिफ्ट पे उसे लगाया जा रहा था और कुछ नहीं किया था। मेल पियोन थे वहां पर, जहां पर कि वन स्टॉप सेंटर में फीमेल पियोन होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने की बात यह कि हमारा सिस्टम जो है ना कहीं हम सब लोग जो है वो ओन नहीं करते हैं। हम सब लोग जो है मतलब अपना काम बखूबी नहीं कर रहे हैं। अब उसी बच्चे की बात लीजिए जो आपने रेस्क्यू किए थे, उनके माँ बाप ही
जिन्होंने उनको पैदा किया, जिनका फर्ज है बच्चों का ख्याल रखना, वो लोग ही उनको मजदूरी में जबरदस्ती धकेल रहे हैं, झूठे आधार कार्ड में एज लिखकर। नंबर 1, ठीक है। उनको माहौल, जो आपने बताया पॉक्सो केस वाली, उनको इंस्टीट्यूट्स में, स्पेशल इंस्टीट्यूट्स मैडम जो है ज्यादातर मैंने देखा है उसमें हॉस्टाइल कंडीशंस होती है, शायद इसलिए वो भाग गई होगी। मैं बीच में इनको ऑब्जर्व भी करता रहा एज ए सेक्रेटरी, एज ए एडिशनल सीजीएम में कई स्कूल्स में, स्पेशल होम्स वगैरह में इंस्पेक्शन किया करता था। तो मेरा ये अपना ओपिनियन है कि जिस स्पिरिट से ये इंस्टीट्यूट्स चलाए जाने चाहिए, वो स्पिरिट वाला उन इंस्टीट्यूट्स में 10-15 का स्टाफ होगा तो शायद 2-3 होंगे बड़ी मुश्किल से। हम लोग बेसिकली सेंस ऑफ सर्विस से काम करते ही नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस शुरू तो होती है सर्विस शब्द के साथ, लेकिन सर्विस हम भूल जाते हैं। हम तो किंग्स की तरह जीना व्यतीत, हम सोचते हैं कि भाई काम करना तो हमारी बात नहीं है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं हर एक आदमी को इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्पेशल ऑब्जर्वेशन होम्स है, कई और तरह की चीजें हैं, उसमें हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है। एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होम की मैं इंस्पेक्शन करता था, वहां पर 15 लोगों का स्टाफ है मैम, सिक्योरिटी को मिलाकर। इनमेट्स थे 3 सिर्फ, और 3 बच्चों को पिछले 2-3 साल में मैंने कहा तुम लोगों ने भाई इसको स्टडी सफर नहीं होनी चाहिए ना। देखिए स्पेशल होम या ऑब्जर्वेशन होम में हम बच्चों को क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं कि घर का माहौल अच्छा नहीं है, उस माहौल से हटकर और बेहतर माहौल देंगे। सरकार क्योंकि बड़ी चीज है, बड़ी संस्था है, तो ऑब्जर्वेशन होम जो सरकार ने स्थापित किया वो तो बहुत कमाल का होगा, वहां तो माँ बाप से भी बढ़िया सिस्टम होगा। लेकिन हुआ क्या, 15 लोग जो है एम्प्लॉय थे 3 बच्चों के लिए, और 3 बच्चों की स्टडीज कंटिन्यू ही नहीं हुई। पिछले ढाई साल में वहां था, 2.5 साल में वो बच्चे एक क्लास भी आगे नहीं बढ़ सके पढ़ाई में। जबकि इंटेंटमेंट क्या थी कि वहां तो अगर वो घर में होते, मान लीजिए उसी माहौल में जहां उन्होंने झगड़े किए, वो मर्डर हो गया था उस केस में बच्चों से, तो मतलब जहां वो झगड़े कर रहे थे, जो माहौल व्यवस्था या कानूनी प्रावधान के मुताबिक जो माहौल उनके लिए अच्छा नहीं था, उसके मुकाबले वहां तो फिर भी पढ़ाई उसकी आगे चलती, बच्चा 9वीं के मुकाबले +1 +2 में आ जाता, लेकिन ऑब्जर्वेशन होम में वो 9th के 9th में ही है। और सिंपल सा एक्सक्यूज एजुकेटर का क्या था, जब मैंने सवाल किया कि सर ये ध्यान नहीं देता पढ़ने को। 15 लोग मैम, 15 लोग की कितनी तनख्वाह होगी 3 बच्चों के लिए? मैं तो समझता उसके मुकाबले उस ऑब्जर्वेशन होम को बंद कर दिया जाता, उन 3 बच्चों को घर में 10-10 हजार दे दिया जाता, खर्चा सिर्फ 30 हजार होता महीने का। 15 लोगों की तनख्वाह में तो कम से कम 3 लाख का खर्चा हुआ, या 4, 5, 6, 7 लाख हो सकता है, क्या पता कैसे एम्प्लॉइज थे। आप समझे मेरी बात? कहीं ना जी कहीं जी दिक्कत है। हम लोग जिन संस्थाओं को हमें जिस इंटेंटमेंट से, जिस इरादे से चलाना चाहिए, वो स्पिरिट ही गायब होता है। आपने बहुत अच्छा किया, जो कोशिश की अपनी ओर से, आप सेटिस्फाइड रहिए। वहाँ ऑसिफिकेशन टेस्ट में वो आ गया तो आप सोचिए, आपके पास एक टेक्निकल कारण भी है कि चलो छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन इस वजह से कोशिश करते रहिए मैडम। कोशिश करने की बंद नहीं करना पड़ेगा। कोशिश करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ आप और बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है सर, जी लेकिन उन बच्चों को जब हमें वापस भेजना पड़ता है ना जी, जी वो चीज पेनफुल होती है हमारे लिए, हाँ, कि हम it is इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। रिहेबिलिटेशन के लिए लेके आए थे, लेकिन रिहेबिलिटेशन के नाम पे कुछ भी नहीं कर पाए। तो सर इसको मैं मतलब चाहती हूँ कि इसको कैसे हम आगे परसू करें, उसके लिए मैं से जानते हैं क्या होना चाहिए मैम? ऐसे केसेस में इंडिविजुअल केयर रिपोर्ट बनती है मैम। जेजेबी में मैं रहा हूं पहले, ठीक है, तो उसमें इंडिविजुअल केयर प्लान वगैरह बनाना चाहिए। वो कौन बनाएगा? जो आपके लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं आपके पास, उनके तहत एक तो उस जिले का बनाओ अगर वहां रह रहा है। अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह रहे, बच्चा अपने पेरेंट्स डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, जैसे कि वो माँ बाप ले गए आपके वो बच्चों को, तो यहाँ वाला ऑफिस जो है, वहां वाले ऑफिस से कनेक्ट करे। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, हर एक ऑफिस इंटरकनेक्टेड है। अब तो हम वो पुरानी बात, तो उनसे कीजिए। और वहां का जो प्रोबेशन का लीगल ऑफिसर है, जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर उस जिले का है, उस स्टेट का है, वो इंडिविजुअल केयर प्लान आप यहाँ से बनाकर भेजिए ऐसे बच्चे का, उस लेवल पे, ताकि वो फॉलो अप उसे करे। अगेन मैं बताऊंगा, फॉलो अप करने वाला भी आदमी ठीक होना चाहिए, यहाँ वाला भी ठीक है। हम जब तक हम हर एक आदमी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो मैम हालात नहीं सुधरेगी। हम सब लोगों को अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करना है, औरों के लिए वेट नहीं करना है कि वो करेगा, हमें अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं। जी सर, टाइमिंग की थोड़ी सी शॉर्टेज की वजह से हम विजय मैम को थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाएंगे। आई एम श्योर मैम आपका नंबर जरूर मैडम को प्रोवाइड कर देंगे, जो भी मैम की क्वेरीज होंगी वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन जो बचता है वो
अजय श्रीवास्तव सर आपसे वर्बली ओरली पूछना चाहते हैं। सर श्रीवास्तव सर, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। जी लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। मेरे 2-3 क्लैरिफिकेशन मैं चाहता हूँ। एक तो आपने बताया कि किन कामों में बच्चे नहीं लगाए जा सकते हैं, जैसे जहाँ पर आग हो, रेलवे कैटरिंग, निर्माण, बीड़ी, कालीन वगैरह वगैरह, ये सारे आपने बताए। तो इसमें एज कितनी एज से ज्यादा बच्चे इन कामों में लगाए जा सकते हैं? एक बात तो ये, क्या ये जी। 18 साल तक के से 14 से 18 के बीच में लग सकते हैं इन कामों में, या 16 से 18 के बीच में लग सकते हैं, या 18 से नीचे के लग ही नहीं सकते हैं? दूसरा क्या है कि ढाबे में काम करने की उम्र क्या है? क्योंकि हम अक्सर ढाबों में देखते हैं कि 12, 13, 14 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे काम करते हैं। जी, ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट की मैं बात कर रहा था, उसके तहत 14 साल से छोटे बच्चों से तो काम कराया नहीं जाएगा, ठीक है? 14 साल वाले बच्चे जिन संस्थानों की मैंने बात की है, उसमें काम पे नहीं लगाए जाएंगे, उसमें 18 साल से ऊपर लगेंगे। और जो 14 जिन कार्यकलापों में जिन एंटरप्राइजेज में 14 साल से 18 वाले लग सकते हैं, जो श्रेणियां मैंने बताई थी, उससे अलावा वाली श्रेणियां, उसमें भी रेगुलेट किया गया है कि कितने से कितने बजे तक काम किया जा सकता है। जैसे रात को नहीं कराया जाएगा, लगातार 3 घंटों से ज्यादा नहीं कराया जाएगा, 1 घंटे का इंटरवल दिया जाएगा, ओवर टाइम वगैरह नहीं कराया जाएगा। जो आपने कहा अजय जी, वो बात बहुत प्रैक्टिकल, बहुत दिक्कत है। ढाबों वगैरह में तो दे गो ऑन एंड ऑन फॉर वर्किंग बेसिकली। जी, और वो तो मुझे लगता है वो तो जैसे 6 घंटे स्प्रेड ओवर भी होगा तो 6 घंटे से ज्यादा तक नहीं हो पाएगा। तो वहां तो कहाँ पर सुबह से शाम तक काम करेगा, कितने घंटे हो जाएंगे उसमें? यानी ढाबे में 14 से ऊपर का बच्चा काम कर सकता है, अगर हम कानून को देखें तो भी 3 घंटे के बाद उसको रेस्ट देने का है। और आपने टाइमिंग क्या बताई? 7 बजे शाम से और सुबह 6 बजे तक काम नहीं कर, सुबह के 8 बजे तक किसी बच्चे से काम नहीं कराया जाएगा। यानी कि बच्चे का मतलब इसमें हम डेफिनेशन में देखें तो 14 से 18 साल तक के बीच में आ जाएगा, ढाबे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो। जी, जी, जी। है ना? अच्छा, दूसरा एक आपने बताया कि जिनको ये जो मातृत्व अवकाश होता है, जो हमारी जो महिला कर्मचारी हैं, इनको आपने बताया कि 12 हफ्ते का, यानी कि 3 महीने का। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा का अवकाश हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार देती है। शायद 6 महीने का है ये। मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह है। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मैंने जो बेसिक एक्ट, पुराने वाला एक्ट था, उसके प्रोविजंस को देखने के बाद वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर्स के लिए था, उसके हिसाब से बताया है। बाकी जैसे गवर्नमेंट के लेवल पे तो 6 मंथ्स का है। जी जी। अच्छा, एक और क्वेरी कि एक जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ये केंद्र सरकार के स्तर पर बनना होता है और स्टेट बोर्ड राज्य सरकार को बनाना है। क्या नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बन गया है? इनफैक्ट इसके बारे में मैंने क्वेरी किया था, मुझे रेलेवेंट ऑफिशियल नहीं मिला है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसा ये 2008 का कानून था, जिस जोशो खरोश से ये कानून बनाया गया है, और इसके तहत जो जैसे ये देखिए पीएम जीवन ज्योति योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना वगैरह तो इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है। आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना और पीएम श्रम योगी मनधन योजना, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम जैसी आप समझ सकते हैं, ये स्कीम्स क्योंकि लागू हो चुकी है, तो मुझे कंफर्म्ड कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। लेकिन मेरा ये अपना मानना है, क्योंकि अगर ये तो नेशनल लेवल पे बोर्ड बन चुका होगा, मेरी एजम्पशन है, ये मेरे पास क्लियर कट फैक्ट नहीं मिला है, या गूगल वगैरह करके शायद इसका पता लग जाए। अच्छा, इसमें ये जो बोर्ड हो, जैसे राज्य में जो बोर्ड अभी नहीं बना है, इसमें कौन-कौन सी श्रेणियां कवर होती हैं? जैसे इसमें लेबरर्स हो गए, या सोशल सिक्योरिटी ये किन लोगों के लिए है? जो मजदूर नहीं भी हैं, जैसे कोई भीख मांग रहे हैं, कूड़ा बीन रहे हैं, या कुछ इस प्रकार के अपना जिंदगी जी रहे हैं, क्या सोशल सिक्योरिटी इनको भी इसके जरिए मिलने का प्रावधान है? जी, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का जो डेफिनेशन जो इस 2008 के एक्ट में दिया गया है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें लिखा गया है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मीन्स ए होम बेस्ड वर्कर
जो घर में भी किसी ने एंगेज किया है या काम कर रहा है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो अपने लिए खुद काम कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह जो अपने लिए काम करते हैं, और ए वेज वर्कर जो वेज में काम कर रहा है इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और इसमें मजेदार बात क्या है कि इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के भी वो वर्कर शामिल किए गए हैं जो कि इसमें कुछ एक्ट्स मेंशन किए गए इसके शेड्यूल 2 में, जो उसमें कवर नहीं होते हैं। अगर वो मैं बात बताऊं, मतलब ये पहले दोबारा से बता देता हूं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब आप समझिए जो एग्रीकल्चर वर्कर वगैरह भी होते हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं जी, जो अपनी जिम्मेदारी वगैरह का काम करते हैं वो भी हो जाएंगे। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स है वो जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कवर नहीं हुए, या ये 6 एक्ट्स है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। इन 6 एक्ट में जो कवर नहीं होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स, वो वर्कर्स भी अनऑर्गेनाइज के तहत कवर हो जाएंगे जी। अच्छा, और जो ये जी 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 आप बताएं, प्लीज आप बताएं जी। जो इनफैक्ट जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 बनाया गया है, इसे मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें इसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहा गया है कि काफी कुछ शायद ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया कानूनों का हौच-पौच भी बीच में था। तो इसके तहत ही वो जैसे जो कई स्कीम्स चली है ना, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, तो लाइफ एंड डिसेबिलिटी को वो कवर, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, उसके तहत भी बेनिफिट्स मिल रहे, वो वाले बेनिफिट्स फ्री वाले हैं। और जो श्रम योगी मनधन योजना है वो पेंशन स्कीम कह सकते हैं, जो मैंने पहले कहा था 55 रुपए से 200 रुपए तक का जो मंथली कंट्रीब्यूशन है, शायद उसमें मंथली है जहां मोस्ट लाइकली मेरे को लगता है, और 18 से 40 साल तक के वर्ग वाले लोग वो इसमें कवर होते हैं। और इनकम होनी चाहिए उन लोगों की 15,000 तक की इनकम मंथली, 15,000 तक। हाँ, इसमें अगर जैसे ये बोर्ड यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं बना है और ये अगर अनिवार्य है बनाना, क्योंकि एक सेंट्रल एक्ट का पार्ट के तौर पे इसको बनाना पड़ेगा, तो क्या हम इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर PIL फाइल कर सकते हैं? जी, आप इसको रेलेवेंट फैक्ट्स कहीं प्रोसेस में बन तो रहा, आप उसको वेरीफाई करके ये किया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, जो अच्छा इसके बेनिफिट्स देने के लिए एक काम जरूर हो रहा है हिमाचल में, वो हो रहा है ई श्रम कार्ड। वो कह रही है ई श्रम कार्ड बन रहा है, फ्री बनता है। उसके लिए एक कोई भी व्यक्ति जो है ना 15,000 तक, शायद उसके लिए भी 15,000 की इनकम का क्राइटेरिया होगा, मैं श्योर नहीं हूं उसके बारे में, लेकिन क्योंकि बाकी स्कीम के लिए तो शायद उसका भी होगा। उसमें नहीं सर, ई श्रम के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। ई श्रम के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है? हाँ, बस अनएम्प्लॉयड होना चाहिए इंसान। नहीं, अनएम्प्लॉयड वाला नहीं कह रहा हूं मैं तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वर्कर्स की बात कर रहा हूं इसके लिए। अगर अनएम्प्लॉयड इसमें अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की बात की जाए, उनके लिए भी जो ई श्रम कार्ड बन रहा है वो उसमें NPS, EPF और ESIS का सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए वो आदमी। बाकी ई श्रम हो सकता है, ई श्रम के तहत उन्होंने कई और स्कीम्स भी दी होगी, शायद कईयों को क्लब कर दिया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है शायद। ठीक है सर, थैंक यू। जी, मतलब लेस देन 15 कहा है मैंने, लेस देन 15,000 इज द अपर लिमिट। जी सर, धन्यवाद सर। आपने आज के हमारे जितने भी प्रश्न आए हमारे प्रतिभागियों ने दिए, आपने सबका आंसर बहुत अच्छे से किया और एक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा। धन्यवाद इसके लिए। अब मैं आगे की कार्यवाही के लिए दीक्षा विशिष्ट जी को से अनुरोध करता हूं कि वो आए और आगे का संचालन करें। दीक्षा जी। जी, थैंक यू विवेक सर, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अभिषेक जी को, जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में PhD सोशियोलॉजी के छात्र हैं। कृपया करके हमारे मुख्य वक्ता का उमंग फाउंडेशन की ओर से आभार व्यक्त करें तथा उन्हें आभार। धन्यवाद दीक्षा जी। मैं जी बहुत अभिषेक बहुत जी, अभिषेक जी। धन्यवाद दीक्षा जी।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एडिशनल सेक्रेटरी लीगल एंड सर्विस अथॉरिटी सर का। आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाला हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बतौर आज के महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला। यदि आप किसी भी व्यक्ति से पूछे उसे इंसाफ कहाँ मिलेगा तो उसका उत्तर होगा न्यायपालिका में। व्यक्ति किसी पर भी विश्वास करे ना करे पर उसका संपूर्ण विश्वास न्यायपालिका पर होता है। यदि उसे कहीं भी इंसाफ न्याय नहीं मिल रहा है तो वो लड़ाई झगड़ा करने के बजाय आर्ग्यू करने के बजाय कहता है मैं तुम्हें अब कोर्ट में मिलूंगा, आई विल सी यू इन दी कोर्ट। तो समाज में बड़ा जो है न्यायपालिका एक बड़ा अहम योगदान होता है। सर आज हम आपके जुड़ने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आपका पूरी उमंग फाउंडेशन की टीम की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर का जो इन कार्यक्रमों के सूत्रधार है। इन्होंने ही ये महत्वपूर्ण मानवीय अधिकार की वेबिनार सीरीज आरंभ की है। सभी गणमान्य व्यक्तियों, प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, विनोद योगाचार्य जी, इंजीनियर संजीव शर्मा जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। DSY के कन्वीनियर्स सवीना जहां और मुकेश कुमार का भी धन्यवाद करता हूं। उमंग फाउंडेशन के सभी सदस्य का धन्यवाद करता हूं। दीक्षा वशिष्ठ जी का भी धन्यवाद करता हूं जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करता हूं। आगे भी एक नवीन विषय पर इस तरह के महत्वपूर्ण वेबिनार सीरीज उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए जाएंगे। मुझे आशा है कि आप उन वेबिनार सीरीज में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक अगले सप्ताह एक नवीन विषय पर।